Hello everyone, so here we are going to discuss about the coagulation of blood, which is the third part of the blood fuel and circulations. So let's begin. So this is the coagulation of blood. Coagulation of blood से हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर जैसे किसी की इंजरी हो जाती है तो उस समय जो खून निकलता है उसे कैसे रोका जाए, उसे कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे ये एक वो दिया हुआ है, ब्लड वेसल्स दी हुई है, उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स हैं जिसको हम लोग ने प्लेटलेट्स कहा है। जैसे अगर यहाँ से जब चोट लगती है तो खून बहना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। अब जमा कैसे होता है, इसके दो मेथड है और दोनों मेथड काम करते हैं एक ही स्पॉट पर। जैसे कि जब यहाँ पर जब इंजरी होती है तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। इंजर्ड होने पर वो आखिरी चीज़ रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स का जो डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ, जो ये नीचे जो है ये इंजर्ड सेल्स हैं जो इंजर्ड है, जिनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो रहा है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ आकर के जमा हुए हैं, वो रिलीज़ करते हैं, वो भी रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब इन दोनों कैल्शियम से जब मिलते हैं, क्या हम किससे मिलते हैं? कैल्शियम से। जो ब्लड वेसल के अंदर जो कैल्शियम पाए जाते हैं, जब उनसे जाके मिलते हैं तो ये जो एंजाइम का, कॉम्प्लेक्स एंजाइम का क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है, जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं या फिर थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। अगर किसी के पीछे एज आ जाए उसे हम लोग एंजाइम से डिनोट करते हैं। तो ये थ्रोम्बिनेज है, मतलब ये एंजाइम है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज है, ये भी एक एंजाइम है। तो जब ये कैल्शियम से जब ये बाइंड करता है तो प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज, इन दोनों मतलब दोनों एक ही नाम है, इन दोनों में से जनरेट हो जाता है एंजाइम, जो कि क्या करता है, कैस्केड सिस्टम बनाता है। कौन सा सिस्टम? कैस्केड सिस्टम। अब कैस्केड सिस्टम्स क्या होता है? कैस्केड सिस्टम वो होता है जो जिसके वजह से ब्लड की ब्लीडिंग जो होती है उसको रोका जा सके। अब जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया है, अभी बताएं कि कैल्शियम की बाइंडिंग के वजह से थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया, अब इसके एक्टिवेशन से हेपारिन का इनएक्टिवेशन होता है। किसका इनएक्टिवेशन होता है? हेपारिन का। हेपारिन क्या करता है? ब्लड फ्लो में मदद करता है, ताकि जो ब्लड वेसल्स है, जो जिससे ब्लड जा रही होती है, फ्लो कर रही होती है, उसमें हेपारिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ताकि अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो हो पाए। बट जब चोट लगती है तब इनएक्टिवेशन ऑफ हेपारिन हो जाता है। जो कौन करता है ऐसा प्रोथ्रोम्बिनेज करता है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, ब्लड की क्लॉटिंग हो सके और ब्लड रुक सके। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है, इससे हेपारिन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बिनेज है, ये प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम होता है, और वो इसको इनएक्टिव से, ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स से हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बट जब हेपारिन इनएक्टिव फॉर्म में आता है तो ये अपना इनएक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करके, प्रोथ्रोम्बिन था पहले इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव से एक्टिव में बदल गया। मतलब कि अब इसका काम चल रहा है। जब चोट लगती है तब इसका काम चलना शुरू हो जाता है, हेपारिन की इनएक्टिवेशन हो जाती है, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव साइट होता है। अब इस थ्रोम्बिन के एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, जिसको हम लोग फिब्रिनोजेन कहते हैं, जो सेल्यूबल फाइबर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के फाइबर्स होते हैं, वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक कौन सी फॉर्म है? ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये जाकर के फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एक्टिव फॉर्म कहते हैं, जो कि इनसल्यूबल फाइबर है। इनसल्यूबल फाइबर मतलब कि सल्यूबल नहीं है, मतलब कि घुलेगा नहीं, वहाँ पर जाकर के बैठ जाएगा। तभी देखा होगा कि अगर चोट लग जाती है तो कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद वहाँ पे परत जमना शुरू हो जाती है लाल लाल कलर की। सो वही होता है, वो फिब्रिन होता है। वहाँ पर सीरम, पहले सीरम आता है, फिर एयर को होता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जा कर के
उन सब में ये फिब्रिन और थ्रोम्बिन ये दोनों का रोल होता है। अब ये जो फिब्रिन है ये नेटवर्क ऑफ फिब्रिन ऐसे बना लेता है, ऐसे बनाता है, ये बाहर की चोट का हिस्सा है। जब बाहर की जब जो चोट होती है, जब वो एयर से कांटेक्ट में नहीं रहती, जब तक एयर से कांटेक्ट में नहीं रहती है, उसके ऊपर सीरम की कोटिंग रहती है, सीरम की कोटिंग रहती है, जो कि ये कौन बनाता है, सीरम कौन बनाता है, ये नेटवर्क ऑफ फिब्रिन बनाता है। क्या बनाता है, सीरम बनाता है जो इसके ऊपर होता है। सीरम क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस दैट इफ़ वी सब्सट्रैक्ट प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर वी गॉट सीरम एक येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट क्लॉट होता है। और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो हार्ट क्लॉट बना देता है, और हार्ट क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड का रिलीज होना बंद हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इंजर्ड हैं तो आपके कुछ समय बाद आपका खून बहना बंद हो जाएगा। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ कैस्केड सिस्टम, क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। मतलब एक तरीके का पूरा सीक्वेंस होता है, जहाँ से हमने बताया कि यहाँ से एक्टिव होता है, प्लेटलेट्स एक्टिव होती है, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, फिर सीरम बनता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड कैस्केड सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। In this reaction 13 clotting factors are involved. जैसे कि हमने बताया, there are 2 clotting factor I have told you, but there are 13 clotting factors in our body which helps to form clot. In this reaction 13 clotting factor are involved. Calcium ion plays a very important role. हमने तुम्हें क्या बताया था, हमने तुम्हें ये बताया था कि जब प्रोथ्रोम्बिनेज जो इंजाइम है कि बॉडी से जब इंजर्ड टिश्यू बनते हैं तो वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने लग जाता है। जब वो कैल्शियम के कांटेक्ट में आता है तो वो इंजाइम को फॉर्म करता है, जो कि हेपारिन को जा कर के इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस इज़। तो वही कह रहा है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जाहिर सी बात है कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर हम लोग कैल्शियम से बाइंड नहीं करते अपने थ्रोम्बोप्लास्टिन को, तो जाहिर है कि क्लॉटिंग वहाँ नहीं होती। फिर वो खून, अगर गहरी चोट लगी तो खून बहता ही रहता, तो पीपल की डेथ हो सकती है, किसी भी पर्सन की डेथ आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे एक नोट दिया है, रोल ऑफ विटामिन के हमारी बॉडी में होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 इन लिवर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हम जो हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, हमारे लिवर में कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग ने 2, 7, 9, 10 फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। ये बोर्ड में नहीं आता है, बट फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये रोल ऑफ विटामिन के होता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में मदद करता है, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिलता है, लिवर से मिलता है। और यहाँ एक और नोट है, जैसे एंटीकोएगुलेंट, सम एंटीकोएगुलेंट, जिसको क्या कहते हैं, एंटीकोएगुलेंट मीन्स जो कोएगुलेशन के अगेंस्ट हो, मतलब जो जब खून की दौरान कम हो रही होती है, जब क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, तो एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट काम करने वाला। तो एंटीकोएगुलेंट कौन हुआ, हेपारिन हुआ, जिसको हमने बताया कि इनएक्टिव होता है, तब जाकर के प्लेटलेट्स आती हैं वहाँ पर और जाकर के जमा होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो वहाँ नहीं होता है। हेपारिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, और जो कि कहाँ, बेसोफिल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बेसोफिल से निकलता है, मास्ट सेल से निकलता है, और ये ब्लॉक फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बिन का। इसीलिए तो सबसे पहले थ्रोम्बिन का ब्लॉक फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेपारिन को इनएक्टिव करते हैं, सो दैट वी कैन बी एबल टू इनएक्टिव द थ्रोम्बिन विच फॉर्म्स द
कलेक्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर सो दैट कि ब्लड का फ्लो नहीं हो। तो यहाँ पे हेपेरिन के बारे में जान लिए। अब ये फर्स्ट है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एंटीकोएगुलेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट हेपेरिन है। सेकंड है EDTA, तो ये कैल्शियम बाइंडर होता है, कैल्शियम बाइंडर होता है जिसको काइलेटिंग एजेंट कहते हैं। ये जो EDTA होता है ये कैल्शियम बाइंडर होता है, मतलब एंटीकोएगुलेंट की मीन्स काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, जब ये हम लोग की इंजर्ड टिश्यू, मतलब जब इंजरी होती है, इंजरी ना हो इस तरीके का कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है सो दैट कि इंजरी ना हो, ब्लड की टिश्यू की या फिर सेल की इंजरी ना हो जिसकी वजह से खून बहे। अब यहाँ पर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ABO ग्रुपिंग होता है। ABO ग्रुपिंग is based on the presence or absence of the two surface antigens chemical that can induce immune response on the basis of RBCs, namely A and B. So this is, ये जो ऐसे करके बना हुआ है ये RBC होती है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और इसके अपोजिट जो होता है वो एंटीबॉडी होता है। जैसे कि यहाँ पर एक RBC है, अगर इसके ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट होता है तो इसका ब्लड ग्रुप तो A है, ब्लड ग्रुप A है, बट इसकी एंटीबॉडी जो इसके अगेंस्ट काम करेगी, हमारी बॉडी में अगर A ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट रहेगी, B एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। अगर हमारी बॉडी में B एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, B है, और हमारे अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, A प्रेजेंट होगी। अगर हमारी बॉडी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, A और B दोनों, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, और हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप को कहेंगे O ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, A एंड B। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एंटीबॉडी डिफरेंट होती है एंटीजन से। मतलब एंटीजन अगर A है तो उसका ब्लड ग्रुप तो A होगा बट उसकी एंटीबॉडी B होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडी का काम होता है बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन सेल आए, मतलब बाहर से, मतलब कोई भी फॉरेन सेल आए उसको मारने का काम होता है, जल्दी से पहचान जाए। इसीलिए इसके ऊपर जो एंटीजन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ताकि वो ये जानता है इसके अलावा इसको कोई भी सेल और दिखे ब्लड में फ्लो होते हुए RBC के पास तो वो उसे मार सके। So yes, here we are going to wind up our topic and we will continue from RH grouping in the next lecture. So bye bye.